ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बासीलाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोकसेवक निपेंद्र मिश्रा और अन्य हस्तियां शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कारों की सूची में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बरुआ, लोक संगीतकार गोपीराम बारगियान बुरभाकट, कलाकार दुलारी देवी, संगीतज्ञ बॉम्बे जयश्री और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BKS संजय शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर BKS संजय ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए गौरव की बात है। बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो मुझे बहुत पुरस्कार मिले, लेकिन राष्ट्रीय नागरिक सम्मान मिलना, वो भी पद्म पुरस्कार मिलना, तो एक तो बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। न केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे प्रदेश के लिए बड़े खुशी की बात है। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत पद्मश्री से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति ने कल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत द्वारा आयोजित होने वाला दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कल नई दिल्ली में होगा। ये संवाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस संवाद में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये दोनों देश भाग नहीं ले रहे हैं। बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी और शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देने का समर्थन किया जाएगा। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.25% है। देश में अब तक 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और 61 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 116 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 15 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 25 से 30 लाख लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से टीकाकरण अभियान प्रतिदिन रात 10 बजे तक जारी रखने को कहा है।
कोविड टीकाकरण के लिए पात्र कुल 15 करोड़ प्रदेशवासियों में से अब तक 9 करोड़ 95 लाख लोगों को कम से कम पहली डोज लग चुकी है और तकरीबन 5 करोड़ लोग बाकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाकी बचे लोगों को भी टीके लगाने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अगर निर्धारित समय में लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि इस काम में जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाए। प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, झांसी और लखनऊ जिलों में 75% से अधिक टीकाकरण की पात्र आबादी को कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ब्रिटेन ने भारत में निर्मित कोविड टीके कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2030 तक 10 खरब डॉलर के सेवा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में वैश्विक सेवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर विश्व में सेवाओं का निर्यात करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। श्री गोयल ने कहा कि विश्व में सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की क्षमता भारत में है और सेवा क्षेत्र भारत को असेंबली अर्थव्यवस्था से नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में बढ़ावा दे रहा है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या वार्षिक आधार पर अक्टूबर में 67% की वृद्धि के साथ लगभग 87 से 88 लाख पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट और त्योहारी सीजन की मांग के कारण हवाई यातायात में ये वृद्धि हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में घरेलू यात्रियों की संख्या 52,70,000 रही थी। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। उच्च सदन के 25 वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अगले वर्ष 5 जनवरी को समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग 16 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा और 23 नवंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकते हैं। 10 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 दिसंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक मुंबई के कुर्ला में एक भूमि सौदे सहित धोखाधड़ी के लेनदेन से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि ये सौदा नवाब मलिक के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनी और 2 व्यक्तियों के बीच किया गया था, जिनमें से एक मुंबई बम विस्फोट मामले का दोषी है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक स्वयं इस कंपनी से जुड़े थे और कुछ समय के लिए कंपनी के निदेशक के रूप में काम किया। श्री फडणवीस ने कहा कि वे विस्तृत जांच के लिए इन सौदों के सभी सबूत संबंधित सक्षम अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को भी सौंपेंगे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के क्षेत्रों में हवा के कम दबाव का एक नया क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके बृहस्पतिवार तक उत्तरी तमिलनाडु तट पर पहुंचने की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के जिलों और रामनाथपुरम तथा पुदुचेरी के कराईकाल क्षेत्र में बहुत अतिवृष्टि होने की आशंका है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 112 अंक लुढ़क कर 60,433 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24 अंक गिरकर 18,044 पर आ गया।
2020 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अबू धाबी में कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।